नमस्कार, मैं हूं संजय मान और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि विधेयक। आज हम जानेंगे कि इन कृषि विधेयकों का किसानों की ज़िंदगी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है और ये किसानों को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि वो 3 कृषि बिल कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला एक्ट है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। दूसरा एक्ट है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट और जो तीसरा है वो है द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। यानी अब हम ये जानते हैं कि ये जो अधिनियम सरकार ने बनाए हैं ये किस तरीके से किसानों के पक्ष में है और किस तरीके से किसान विरोधी हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। जो ये तीनों ही अधिनियम लाए गए हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से नकल करके लाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भारत सरकार है उसने जो विकसित देशों की नकल की है उसका रिजल्ट ये है कि ये तीनों ही बिल भारत में देखने को मिले हैं। लेकिन वहाँ इनके क्या रिजल्ट रहे हैं शायद यहाँ की सरकारें उनको समझने में पूरी तरह से फेल रही हैं। इस प्रकार ये यूरोप आधारित मॉडल है। यूरोप से प्रेरित होकर ये तीनों ही एक्ट भारत में लगाए गए हैं। जो सबसे पहला एक्ट है जिस पे सरकार दावा कर रही है कि पहले जो किसान थे वो अपनी फसलों को मंडियों में यानी एपीएमसी के थ्रू बेचते थे, यानी एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। लेकिन इस पहले एक्ट के लागू होने से ये होगा कि अब किसान अपनी फसल को कहीं भी पूरे भारत में किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। फायदा क्या होगा उनको कि जो गवर्नमेंट मंडियों में किसानों द्वारा कृषि उपज को बेचा जाता था वहाँ पर ढुलाई उतराई यानी तमाम टैक्सेस के रूप में उनको पैसा देना पड़ता था, जिससे उनकी जो आय है वो कम रहती थी। इसको आय बढ़ाने वाला बिल इसलिए कहा गया है क्योंकि अब अगर किसान मंडियों से बाहर यानी एपीएमसी से छुटकारा पाकर बाहर अपनी फसल को बेचेंगे तो उनको किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो मंडियों में देना पड़ता था, और वो अपनी फसल को भारत के किसी भी राज्य में बेच सकते हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। ये सरकार का दावा है। अब किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब एपीएमसी के थ्रू किसान अपनी फसल को बेचते थे तो वहाँ उनको एमएसपी के रूप में एक गारंटी तो मिलती थी कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता था उससे नीचे अगर कोई लेता है तो सरकार उनकी सुनेगी। लेकिन भले ही ना ले, ये अलग बात है कि केवल भारत में 6% किसान ही एमएसपी पे बेच पाते थे। किसानों का शोषण तब भी होता था और अब भी होगा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि तब किसानों का शोषण होता था तो जो गवर्नमेंट थी उसकी आलोचना की जाती थी कि गवर्नमेंट ने जो एमएसपी जो तय की है उससे कम कीमत पर किसानों की फसलें खरीदी जा रही हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है तो उससे पल्ला झाड़ लिया है सरकार ने। सबसे मेन बात जो मैंने बोली कि उससे पल्ला झाड़ लिया है कि अगर ऐसा होगा कि किसान अब कहीं भी अपनी फसल को बेचे, यानी उसको मतलब नहीं है कि एमएसपी से कम बेचे, ज़्यादा बेचे या उसका शोषण हो या ना हो, तो वो एक तरफ से एक तरीके से इंडिपेंडेंट रोल प्ले करेगी। अब जब ये अधिनियम लागू हो गया तो इससे किसान अपनी फसलों को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने को मजबूर हो जाएंगे। प्राइवेट प्लेयर से मेरा मतलब उन पूंजीपतियों से है जिनका एकमात्र पर्पज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, यानी लाभ को अधिकतम करना। तो क्या ये पूंजीपति किसानों का शोषण नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे,
क्योंकि वो प्राइस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे और विशेषकर ये उनके पास ताकत तब और बढ़ जाएगी जब किसानों द्वारा एक ही फसल को अत्यधिक मात्रा में बेचने के लिए उनके समक्ष रखा जाएगा। अब चूंकि इस बात को ऐसे समझिए कि जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा यानी उसको बेचने वाले बहुत ज्यादा हों और उसको खरीदने वाले बहुत ही कम हों तो क्या होगा, तो खरीदने वालों की मोनोपोली हो जाएगी, मतलब एकाधिकार हो जाएगा और वो बेचने वालों को मजबूर कर देंगे कि वो किस प्राइस पर उसको खरीदने वाले हैं उसी प्राइस पर वो बेचे। और किसानों के पास इस तरीके का कोई भी उपाय नहीं रह जाएगा कि वो अपनी फसल को घर लेके जाए या उसका भंडारण करे। अब ये देखिए आप कि किसान रखेगा कहां, जो कि पहले भी प्रॉब्लम थी अब भी प्रॉब्लम है। तो इन प्राइवेट प्लेयर्स के घुसने से किसानी का, खेती का और पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या निजीकरण नहीं हो जाएगा? मैं उन बुद्धिजीवी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर खेती का निजीकरण नहीं हो रहा है? क्या इन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में आने से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसकी ग्रोथ कम नहीं हो जाएगी? इस अधिनियम के लागू होने से एक समस्या ये पैदा हो जाएगी कि जो किसान है उसके लिए प्रतिस्पर्धी बाजार बन जाएगा। यानी प्रतिस्पर्धी से मेरा मतलब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाएगी, क्योंकि एक किसान तो यहाँ अपनी फसल बेचने वाला नहीं है बल्कि लाखों किसान पूरे देश को एक तरीके से बाजार बना दिया है। उस बाजार के अंदर अपनी फसल लेके आएंगे तो किसान और किसान के बीच ही प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा, जिससे फसलों का प्राइस गिरेगा, बढ़ेगा नहीं गिरेगा। क्योंकि प्रतिस्पर्धा के अंदर होता यूं है कि उसका एक एग्जाम्पल एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, देख लीजिए कि इनका क्या हाल हुआ है। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव मार्केट जब किसानों के लिए बन जाएगी तो किसानों का हाल भी यही होने वाला है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के यानी जो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लाए हैं उनके दाम जो हैं, उनके जो प्राइसेज है वो खुद ही गिराना शुरू कर देंगे। अब पूंजीपतियों को ये फायदा होगा कि उनको अच्छी गुणवत्ता वाली फसल चुनने का मौका मिल जाएगा। कम दाम पर अच्छी गुणवत्ता वाली फसल वो आपसे खरीद पाएंगे और ना ही उनको अब एमएसपी का डर है ना ही उनको गवर्नमेंट का डर है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझाया कि गवर्नमेंट बीच से निकल चुकी है, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब आपका विवाद और उस पूंजीपति का विवाद, अब गवर्नमेंट को आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब बात रही एमएसपी की, तो बताइए इसमें एमएसपी का क्या रोल रह गया है, जो कि सरकार दावा करती रही है कि हमने एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एमएसपी से इससे कोई लेना देना नहीं है, एमएसपी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अब इसमें जब प्राइवेट प्लेयर्स आ ही जाएंगे तो वो अपने तरीके से मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को और एक तरीके से प्रतिस्पर्धी मार्केट जब बन जाएगी तो बताइए इसमें एमएसपी का क्या रोल रह गया है। इसमें तमाम बात समझने वाली ये है कि ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये किसानों को एक प्रतिस्पर्धी मार्केट में खड़ा कर देगा जहां से उनको अपनी फसलों को बेचने में तमाम समस्याएं आने वाली हैं। आप समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट असल में था क्या? ये एक तरीके की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट था जो कि 1965 में लागू हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो एपीएमसी था उससे रजिस्टर्ड जो होते थे वो एजेंट आपकी फसलों को खरीदते थे, यानी उनके पास एपीएमसी से लाइसेंस होता था, तब वो आपकी फसल खरीदते थे। अब चूंकि मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। इसी एपीएमसी के तहत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसकी व्यवस्था की गई थी, यानी जो एमएसपी था वो तय किया गया था सरकार के द्वारा एपीएमसी एक्ट के तहत। अब जब एपीएमसी एक्ट की ही कोई वैल्यू नहीं रह गई है, यानी
किसान अपनी फसल को कहीं भी बेचे, मंडी से बाहर बेचे, तो मंडी से बाहर बेचने का मतलब हो गया कि वो एपीएमसी के दायरे से बाहर अपनी फसल को बेच रहा है। और इसी एक्ट में प्रावधान था एमएसपी का। तो जब एपीएमसी एक्ट का ही कोई महत्व नहीं रह गया है तो फिर एमएसपी का क्या महत्व रह गया। इसलिए भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। एपीएमसी एक्ट के तहत एमएसपी को सरकार ने अगर कंसिडर किया था तो फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ऐसा कानून भी सरकार को लाना चाहिए था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो किसी भी कीमत पर किसी भी किसान से एक सिंगल दाना भी किसी भी फसल का एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। लेकिन सरकार ऐसा कोई कानून लेकर नहीं आई, क्योंकि अगर ऐसा कोई कानून लाती तब ये कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के खिलाफ अगेंस्ट हो जाता। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हक में ही इस कानून को लेके आई है और सरकार का मकसद भी यही है, जिसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं और जायज़ है। आइए अब जानते हैं दूसरे अधिनियम के बारे में, जिसका नाम है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020। इसमें सरकार ने दावा किया है कि इस अधिनियम से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। वो कैसे? कि मान लीजिए एक पीनट्स बनाने वाली कंपनी है और वो किसानों से मूंगफली की खेती करवाना चाहती है। तो किसान मूंगफली की खेती करने से पहले उसका प्राइस तय कर सकते हैं कि वो किस रेट पर अपनी मूंगफली को उस पीनट्स कंपनी को बेचेंगे। अब वो 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो जो भी है पहले से तय कर सकेंगे, जिससे उनको उनकी जो फसल है उसके प्राइस की एक गारंटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ भी झोल है, और वो ये कि जब पीनट्स बनाने वाली कंपनी किसानों के साथ ये एग्रीमेंट करेगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसानों के सामने प्राइस जो ऑफर करे वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो, उसकी कॉस्ट से कम हो, या फिर उसकी कॉस्ट के आसपास का हो, क्योंकि पीनट्स बनाने वाली कंपनी भी तो अपना प्रॉफिट देखेगी और वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट कंपनी है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब किसानी और खेती का निजीकरण होता है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वहां पे एक पर्पज होता है, न कि पब्लिक वेलफेयर। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि जब पीनट्स बनाने वाली कंपनी किसानों के साथ ये एग्रीमेंट करेगी कि वो किस प्राइस पर मूंगफली को बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ वो कम प्राइस ऑफर कर सकते हैं, प्राइस तय करने में मनमानी कर सकते हैं। और किसानों के साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये भी है कि जब किसान कंपनी के साथ ये प्राइस तय करेंगे, अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का कुछ भी डिस्प्यूट पैदा होता है, यानी कोई झगड़ा विवाद होता है, तो उसका जो निपटारा है वो एसडीएम और डीएम लेवल के अधिकारी कर पाएंगे। तो सिविल कोर्ट नहीं जा पाएगा किसान। तो किसानों के अधिकारों को किस तरीके से यहाँ पर बांध दिया है, किस तरीके से उन पे लिमिटेशंस लगा दी गई हैं, ये आपको स्पष्ट नजर आ रही हैं। अब अगर मान लीजिए जो पीनट्स बनाने वाली कंपनी है वो किसानों के साथ मनमानी करती है, या फिर वो अपने हिसाब से खेती करवाती है कि आप मूंगफली की खेती कीजिए, तो क्या किसान अपनी ही भूमि पर एक तरीके से मजदूर नहीं बन जाएगा? ये तो वही हुआ जिस बात को मैं पहले भी दोहरा रहा था कि आज से 250 वर्ष पहले अंग्रेजों ने ऐसा किया था कि वो हमसे नील और कपास की खेती इसी सिस्टम के तहत करवाते थे कि आप अपनी भूमि पे नील पैदा कीजिए, कपास पैदा कीजिए और उसको हमें दीजिए। तो क्या हम 250 वर्ष पहले जो पद्धति थी उस पर नहीं लौट रहे हैं? और किसान जो भूमि का मालिक है, हालांकि मालिकाना हक पे इससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, इससे कोई मालिकाना हक नहीं जाएगा किसान का, लेकिन वो अपनी ही भूमि पर मजदूर बन जाएगा। इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो अपनी भूमि पर खेती करेगा यानी फार्मिंग करेगा, तो वहाँ पर उसको
कहीं ना कहीं मजदूर के रूप में काम करना पड़ेगा, यानी वो किसी और के लिए खेती कर रहा है, जैसे अंग्रेज नील और कपास की खेती हमसे करवाते थे, कुछ ऐसा ही काम ये होने जा रहा है। तो यहाँ जो नुकसान है किसानों को वो यही है कि वही फिर कि एमएसपी कहाँ है, कि एमएसपी कहाँ है, कि सरकार की क्या भूमिका है। ये तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से चाहेंगे मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। सरकार की क्या भूमिका है? क्या सरकार किसी तरीके से यहाँ पे किसानों के पक्ष में इंटरफेयर करने वाली है? जी नहीं। अब ये भी समझिए आपकी जब गवर्नमेंट जो है वो वोट के लिए किसी न किसी तरीके से किसानों को फायदा जरूर दे देती है, लेकिन यहाँ तो विवाद में को निपटाने के लिए भी आपके पास डीएम और एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं, वो वोट से थोड़ा नहीं प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इस अधिनियम में भी अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है और उसने अपना पल्ला यहाँ भी झाड़ लिया है, आप देख रहे हैं। हालांकि ये अधिनियम एक दोधारी तलवार है, यानी किसानों के पक्ष में भी जा सकता है, लेकिन जो शॉर्टकमिंग्स हमने इसमें देखी हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए थोड़ा विपरीत काम करती नजर आ रही हैं। लेकिन अब जो भी है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इसमें सुधार करने जा रही है, वापस लेने जा रही है, या फिर इसको ऐसे ही रखा जाएगा, वो देखो बाद की बातें हैं। लेकिन इसमें जो झोल थे वो मैंने आपके सामने रखे, जो मुझे नजर आए। अब जो तीसरा एक्ट है, जो तीसरा अधिनियम है, वो है द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जिसको अमेंडमेंट किया गया है और उसको अब द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 बना दिया गया है। 1955 का जो अधिनियम था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग व्यापारियों को कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों का स्टॉक करने की परमिशन दे दी गई है, जो कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में नहीं थी। और अब अमेंडमेंट करके व्यापारियों के पक्ष में ये फैसला लिया गया है कि वो इन चीज़ों का स्टॉक कर सकते हैं, और इन चीज़ों का स्टॉक करने पर उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कानून कार्रवाई नहीं बनेगी या उनके गोदामों की भी चेकिंग नहीं की जाएगी। अब आप ये बताइए, क्या ऐसा करने से कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी, जमाखोरी नहीं बढ़ेगी, इससे महंगाई दर नहीं बढ़ेगी? ये व्यापारी लोग अपने प्रॉफिट के लिए जो है प्राइस को मैनिपुलेट करने लगेंगे और चीज़ों को स्टॉक करके मार्केट में उनकी सप्लाई को कम दिखाने की जो इनकी जो मंशा है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाएगी सरकार, आई डोंट नो। बट एक जो बात है वो ये कि आप लोगों की जेब जरूर कटने वाली है, क्योंकि ये व्यापारी लोग स्टॉक करेंगे, जिससे जो है मार्केट के अंदर उन चीज़ों की जो है सप्लाई कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, उन चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे और इससे आपकी जेब कटने वाली है। तो ये स्टॉक वाला जो तीसरा जो अधिनियम है, ये मेरी समझ से बाहर है कि आपने इन व्यापारियों को स्टॉक करने की जो लिमिट है, जो स्टॉक करने की लिमिट थी 1955 के एक्ट में, वो क्यों हटा दी। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी जो वस्तुएं थी, जो इसेंशियल कमोडिटीज थी, उन पे से स्टॉक लिमिट सरकार ने हटा दी है और धड़ल्ले से जमाखोरी और कालाबाजारी करने की इजाज़त व्यापारियों को दे दी है। अब आप मत सोचिए, आप किसान लोग हैं, आप कमज़ोर वर्ग है, लेकिन जो व्यापारियों की सरकार है और जो व्यापारियों के संगठन हैं, वो अपने काम बनवाने में काफ़ी हद तक सफल हो गए हैं। इस देश में यही होता रहा है और यही होता रहेगा कि गरीब गरीब था, गरीब रहेगा, अमीर अमीर था, अमीर बनता रहेगा। जब भी जुल्म करेगा कोई सत्ता के गलियारों से, ये देश गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। भगत सिंह तू जिंदा है हर लहू के कतरे में, हर इनकलाब के नारे में, हर इनकलाब के नारे में। मैंने अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के नॉलेज के आधार पर इन तीनों कृषि अधिनियमों का विश्लेषण किया और ये पाया कि ये तीनों कृषि अधिनियम कहीं ना कहीं 60% व्यापारी के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 40% जो हैं वो किसानों के हक में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाना था, यानी सुधार लाना था,
तो कहीं ना कहीं एक MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून भी अगर सरकार ला देती तो वो किसानों के लिए एक गारंटी हो जाती। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारें जो भी रही हों, लेकिन किसान आंदोलनों के इतिहास से इस देश की जो तस्वीर बनी है उसमें कहीं भी सरकारों की छत्रछाया नज़र नहीं आई है। वीडियो के अंत में मेरा एक मैसेज है देश के प्रधान को कि इस देश के किसान और जवान को आप आपस में मत लड़ाइए। ये दोनों ही इसके कवच हैं, ये दोनों ही इसके ताज हैं। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन दोनों के लिए कुछ पॉजिटिव सोचिए। एक देश का किसान और जवान दोनों ही सड़कों पर जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और देश के प्रधान को नींद आ रही है। इससे बड़ी लज्जा की बात, शेम की बात क्या हो सकती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।